हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। तो आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहली बात हमारे चैप्टर का नाम क्या है। सर चैप्टर का नाम है हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, पहले पॉइंट को ध्यान से समझना। चैप्टर का नाम है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, देखो नाम के लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट। दैट मीन्स प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है इनका। क्या नहीं है इनका मोटिव? प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हमने, दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर परफॉर्म्ड, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन। देखो इनका मेन पर्पज़ क्या है, प्रमोशन। सर किस चीज़ का प्रमोशन करते हैं? सर किसी भी चीज़ का, लाइक एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का, कॉमर्स का, हेल्थ का, सर रिलीजन का। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे आपके मंदिर वगैरह होती हैं, ठीक है, ये रिलीजन का प्रमोशन करते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, टू प्रमोट देयर ओन कल्चर, इट इज़ नॉट बैड थिंग। ठीक है, तो इन चीज़ों का प्रमोशन करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की कंपनीज होती हैं जिनका काम क्या होता है नॉर्मली, कि प्रमोशन करना एजुकेशन वगैरह का, लाइक सरकारी स्कूल हो गए, स्पोर्ट्स क्लब हो गए। ठीक है, कॉमर्स मतलब यहाँ बिजनेस से रिलेशन है। ठीक है, हेल्थ मतलब क्या होगा, आपके हेल्थ वगैरह की, जैसे कोई WHO टाइप की जो ट्रस्ट हो गई। ठीक है, वो हो गया। इनको हम एक सेक्शन 8 कंपनीज भी कहते हैं, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अंदर इनका रेफरेंस है किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 8 के अंदर। तो जब भी हम सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट है। ठीक है, उसका जनरली इनको हम जनरली सेक्शन 8 कंपनीज भी कहते हैं। किस एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013। देखो ध्यान से देखो, ये ACT जो लिखा हुआ ना, ये ACT मैंने कैप्स में लिखा हुआ है क्योंकि एक्ट, ACT मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसको सीधा ACT लिखते हैं ना छोटे में, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्ट करना, एक प्रकार से एक्ट करना, एक्टिंग वाला जो एक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, जब भी हम कंपनीज एक्ट लिखते हैं, किसी के पीछे एक्ट लिखते हैं, तो जो एक्ट होगा उसका बड़ा रखना है आपने। ठीक है, हमेशा। चलो आगे बात करते हैं, इनके मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है। सर मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है इनकी सब्सक्रिप्शन, डोनेशन वगैरह, क्या होती है इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। ठीक है, अब इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट नहीं है। मोटिव क्या है, प्रॉफिट नहीं है। तो सर क्या होता है, ये प्रॉफिट अगर कमाना नहीं चाहती, तो इनका जो बैलेंस फिगर बचता है, ठीक है, क्या वो नेट प्रॉफिट बचेगा? हाँ या ना? या फिर मैं नेगेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है, जिसे हम नेट लॉस कहते हैं। क्या उसका नेट लॉस बचेगा? नहीं बचेगा। क्या? नहीं। तो इनका जो बचता है उसे हम या तो बोलते हैं सरप्लस, ठीक है, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, डेफिशिट। क्या बोलते हैं? डेफिशिट। ठीक है, सरप्लस नॉर्मली क्या होता है कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये आपके एग्जाम में बन सकता है एक नंबर का क्वेश्चन, कि सरप्लस का मतलब क्या हुआ, या फिर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं या डेफिशिट कहते हैं। जो यहाँ पे अगर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव मतलब क्या होगा, यहाँ पे दूसरी टर्म क्या होती है, डेफिशिट। डेफिशिट का मतलब क्या होगा, कि जहाँ पर आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हैं और आपकी इनकम क्या होगी, ठीक है, रेवेन्यू जो होगी वो कम है। इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है, तो आपको नेगेटिव चला गया। तो जो आपका नेगेटिव गया उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिशिट। जैसे यहाँ पे हम नेट लॉस बोलते थे, यहाँ पे हम नेट डेफिशिट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सरप्लस बोलते थे, वहाँ पे नेट प्रॉफिट बोलते थे, यहाँ पे हम उसे क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, आगे बात करते हैं। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉर्मली देखो हमने बात करी कि सर ये नॉर्मली किसके अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो कंपनी की जितनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसकी भी सेम करेक्टरिस्टिक्स होंगी। कंपनीज के बाद बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स है, जब हम कंपनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मली कंपनी की जितनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी वही इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, क्योंकि ये कहाँ पर रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉट फॉर नाउ बट सम हाउ। ठीक है, आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना पड़ता है कि सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर कौन सी कंपनीज आ रही हैं। ठीक है, सेकंड करेक्टरिस्टिक्स, सेकंड करेक्टरिस्टिक्स में मतलब करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, पहला पर्पस। सर पर्पस क्या है, वही बात हमने बोला ना सर, इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो सर किस पर्पस से ये बनते हैं, इनका पर्पस होता है सिर्फ प्रमोशन का। ठीक है, प्रमोशन का, या टू प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर मेंबर, जो अपने मेंबर्स होते हैं उनको सर्विसेज देना। ठीक है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में वो बात की बात है। ठीक है, दूसरा ऑनरशिप। सर पहली बात तो इनकी कोई ऑनरशिप नहीं होती। ठीक है, कोई इंडिविजुअल बंदा इसका ऑनरशिप नहीं ले सकता, नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये क्योंकि ये किससे बिलोंग करती हैं, इट बिलोंग्स टू सोसाइटी। इस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती है, तो इस सोसाइटी से बिलोंग करती है, तो इसके ऊपर किसी की ऑनरशिप नहीं होती। सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑनरशिप वाला, क्यों आगे जाकर समझाऊंगा। ठीक है, क्यों, बस ध्यान रखना, ओनरशिप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्यों है, आगे जाके हम इस बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बात करेंगे। थर्ड हो क्या होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये आपने 11th के अंदर भी पढ़ा होगा,
ठीक है। इसकी और पार्टनरशिप आपने करा होगा तो उसमें भी थोड़ा सा पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में। ठीक है, आपने थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखो नॉर्मली सेक्शन 8 कंपनीज है, ठीक है। तो इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कंपनी है, ठीक है, और ये इसके मेंबर है। मेंबर मतलब यहाँ पे हम उनको, अब ट्रस्टी जो है उनको हम यहाँ पे मेंबर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये कंपनी है, ठीक है, और ये मेंबर है। कंपनी अलग चीज़ है, मेंबर अलग चीज़ है। सर ऐसा क्यों? जैसे ही एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, क्या होती है? इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? रजिस्टर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर से, रजिस्टर। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? रजिस्टर। जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो एक पर्सन बन जाती है। क्या बन जाती है सर? पर्सन। सर ये पर्सन नेचुरल पर्सन होता है? नहीं, ये आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल मतलब कि सर इसका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ किसकी नज़र में है? लॉ की नज़र में इसका अस्तित्व है। तो अगर ये भी पर्सन है, ठीक है, और मेंबर भी पर्सन है, तो ये दोनों पर्सन सेम तो हो नहीं सकते, तो ये दोनों दोनों अलग है। तो ये पॉइंट ये बताता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, कि जैसे ही कोई सेक्शन 8 कंपनी या कंपनी जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाती है वो सेपरेट हो जाती है। किससे सेपरेट हो जाती है? किससे सेपरेट होती है? अपने मेंबर से। कि कल को अगर आपको अपने, जैसे सिंपल है, अगर आपको किसी मेंबर को शो करना है तो आप उस मेंबर को शो कर सकते हो पर्सनल कैपेसिटी में। आप कंपनी को शो नहीं करोगे उस बिहाफ में। या फिर आपको कंपनी से कोई दिक्कत है तो आप कंपनी को शो करोगे, ठीक है। शू और बी शूड। बी शूड मतलब क्या होता है कि आप इसे कोर्ट में ले घसीट सकते हो और ये भी आपको कोर्ट में घसीट सकती है, ठीक है। तो कंपनी कैन शू और बी शूड ऑन हिज ऑन, खुद के ऊपर। ये आपके मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। या फिर अगर आपको मेंबर से पर्सनली कोई दुश्मनी है और उनको शो करना चाहते हो तो आप मेंबर को शो करोगे, आप इनको शो नहीं करोगे। क्यों? दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस अलग है, इसकी एग्जिस्टेंस अलग है। ये क्या लॉ की नज़र में है, ठीक है। पर्सन है, कौन सा पर्सन है सर? नेचुरल नहीं है, पर्सन तो है लेकिन आर्टिफिशियल है, ठीक है। और इसकी एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है सर? अस्तित्व। इसकी एग्जिस्टेंस तो है लेकिन किसकी नज़र में? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लॉ की नज़र में, ठीक है। और ये क्या, मेंबर्स के नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। चलो आगे। चौथी बात, इसका मैनेजमेंट क्या कहती है? मैनेजमेंट कौन होते हैं लोग जो इन्हें ऑपरेट करते हैं? कौन लोग होते हैं इनके पीछे, ठीक है। कहाँ से आते हैं ये लोग, ठीक है, जो इनको चलाने का काम करते, जिनमें इतना वो होता है कि भाई नहीं, हमको लोगों के बेनिफिट के लिए काम करना पड़ता है, काम करना ये वगैरह, ठीक। कुछ अच्छे लोग होते हैं, ठीक, कुछ ही होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें इसको मैनेज कौन करता है, ऑपरेट कौन करता है? कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है। 4-5 लोग मिलके, 10-15 लोग मिलके, 50-60 लोग मिलके, ठीक है। जिनको हम नॉर्मली किस नाम से डिनोट करते हैं? ट्रस्टी या मैनेजिंग कमेटी, ठीक है। समझ रहे हो? ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, शुरू में क्या करा है? एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। कंट्रीब्यूट करा है, स्टार्टिंग में इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। हो सकता है कोई जरूरी नहीं है कि जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन बने उस समय जो उसकी मैनेजमेंट रहे लाइफ टाइम वही मैनेजमेंट रहे, नहीं। इसमें एडिशन हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मतलब कि कोई बंदा इसमें से रिटायर हो गया, ठीक है, इसमें जो मैनेजमेंट है उसमें से रिटायरमेंट भी हो सकता है या उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है, मतलब वो जा भी सकता है। और एडिशन मतलब कि कोई भी बंदा ट्रस्टी, एज अ ट्रस्टी या एज अ मैनेजिंग कमेटी हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। चलो नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि सर ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स, ये अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बनाती हो कि हाँ। कॉन्सेप्ट नंबर 3 ही बताता है कि ये एनपीओ कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है? 3 बनाती है। एक बनाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आज से पहले नाम तो सुना ही नहीं, चलो आज सुन लिया। ये मान लो ये बिल्कुल आपके ना कैश एंड बैंक अकाउंट के जैसा है। आपने कैश एंड बैंक अकाउंट 11th में सीखा ना, बिल्कुल कैश एंड बैंक अकाउंट की तरह है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बिल्कुल सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा प्रोप्राइटर के अंदर कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, सेम उसकी तरह होता है। अच्छा सर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट सेम चीज़ होती है? सर देखो सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है बिल्कुल ही, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और क्या डिफरेंस होता है हम आगे जाके उसके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, सर डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं? सर ये लगभग सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सर क्या डिफरेंस होता है? उसके लिए हमारे पास सेपरेट कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ की जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम, ठीक है। और तीसरी चीज़ बैलेंस शीट। अच्छा ये बैलेंस शीट जो प्रोप्राइटर बनाते थे वो बैलेंस शीट सेम होती है? हाँ, बैलेंस शीट दोनों की सेम होती है, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने का पर्पज़ कभी आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। क्या आप प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हो, प्रॉफिट है आपका ऑब्जेक्टिव, या फिर नॉन प्रॉफिट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कभी भी डिपेंड, ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका, इसके ऊपर कभी भी बैलेंस शीट डिपेंडेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती सर? पहले अच्छा बताओ। आज के लिए एक क्वेश्चन मेरा स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने का ना पर्पज़ क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपके लिए कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग
बैलेंस शीट। हमारा पर्पज़ क्या है बैलेंस शीट को बनाने का, ठीक है। ओके, चलो अब थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपको याद करना। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे इसका बताना पड़ेगा आपको कि भाई बैलेंस शीट बनाने का पर्पज़ क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। पहुँच में आ गया, करके लाना है ये, ठीक है। मुझे ना पता चले लेकिन करके ज़रूर लाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा कि हम ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्या बनाइए? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था ऊपर भी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल सेम टू सेम कैसा होता है? सेम टू सेम कैसा होता है? ये बिल्कुल होता है सर कैश एंड बैंक अकाउंट के जैसा। सर कितना परसेंट सेम है? बिल्कुल लगा लो 90% सेम है सर। सर 10% का क्या करें? 10% आगे जाके करेंगे हम, आगे जाके करेंगे। अभी मान लो 90% सेम है। जैसा आपने कैश एंड बैंक अकाउंट बनाते थे वैसे ही आप क्या बनाओगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, ठीक है। चलो इसमें एक डिफरेंस तो ये होता है कि पहली बात इधर ये पर्टिकुलर नहीं होता, इधर होता है रिसिप्ट, ठीक है। ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए कि पर्टिकुलर यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि नॉर्मली कैश एंड बैंक अकाउंट में यहाँ पे भी पर्टिकुलर लिखते थे, यहाँ पे पर्टिकुलर, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इस तरफ हम लिखते हैं रिसिप्ट और इस तरफ जो लिखते हैं क्रेडिट साइड वाली कौन सी साइड होती है? पेमेंट, ठीक है। ओके, पैसा कहीं से इसका ओपनिंग ये रहा, ठीक है। पैसा कहीं से भी आया, कहीं से भी आया मतलब सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि सर वो इस साल का हो, पिछले साल का हो, मतलब सर करंट ईयर का हो, मतलब सर प्रीसीडिंग ईयर का भी इस साल मिल जाए तो कोई भी तब भी कोई दिक्कत नहीं सर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर सक्सीडिंग है, सक्सीडिंग मतलब क्या होता है? अपकमिंग ईयर, शायद स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। सर कैपिटल नेचर का होगा, जो हमारे को पैसा है वो कैपिटल नेचर होगा तो फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर, तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर रिवेन्यू नेचर का होगा तो भी तो फ़र्क पड़ेगा? रिवेन्यू नेचर का होगा तो भी फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैसा आ रहा है तो ऐड करो, पैसा जा रहा है तो क्या कर दो? माइनस कर दो, बात खत्म। ये आपका ओपनिंग हो गया, ये आपका यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, ठीक है, उल्टे हैं। अच्छा सर इसका ओपनिंग नेगेटिव हो सकता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? बैंक ओडी, अच्छा बैंक ओडी क्या होता है? बैंक ओडी का मतलब क्या होता है कि सर जब आपकी बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि सर आपके अकाउंट, आपके पास मान लो ये बैंक अकाउंट है आपका, इसमें आपको आपने 4,000 रुपये जमा करा रखे हैं, लेकिन आपके बैंक बोलती है कि सर आप इसमें से 6,000 रुपये निकाल सकते हो। सर 4,000 तो मेरे हैं, हाँ इस 6,000 में से 4,000 तो आपके, तो आपके बैंक क्या कहते हैं कि आप 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, लेकिन हाँ ये बाद में वापस कर देना, ठीक है। तो अभी ये ओडी नहीं कहलाएगा, अभी देखो आपके पैसे इसके अंदर, अभी आप इसका बैलेंस आपका शो करोगे, डेबिट शो करेगा। ये हो गया जब आपने 4,000 निकाल दिए तो इसका बैलेंस ना डेबिट रहेगा ना क्रेडिट, ये हो जाएगा ज़ीरो। लेकिन अब 4,000 के ऊपर आप निकालोगे, बिना जमा कराए क्या करोगे? निकालोगे, तो इसका बैलेंस हमेशा क्या आएगा? क्रेडिट आएगा। मान लो आपने 100 रुपये निकाल दिए, 100 रुपये क्रेडिट में, क्योंकि ये आपके लिए क्या हो जाएगा? वो आपके लिए उस समय आपका क्रेडिटर हो जाएगा, आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 100 रुपये है इसको हम क्या बोलेंगे? ओडी। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, आपने अपनी लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर लिया, ठीक है। ये अलाउड होता है, हाँ कई कंपनीज देती है, कई बैंक अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको फैसिलिटी देती है कि अप टू अ लिमिट तक दे कैन विड्रॉ, ठीक है। जो उनका अकाउंट में बैलेंस नहीं है फिर भी उतना विड्रॉ कर सकते, लाइक क्रेडिट कार्ड। मैं अगर सीधे एग्जांपल बोलूँ, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है बिल्कुल ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव बैलेंस है तो हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में नेगेटिव था और साल के एंड में आते आते पॉजिटिव हो गया, तो सेम साइड में ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा। क्या हो सकता है? ओपनिंग भी नेगेटिव था, क्लोजिंग भी नेगेटिव है, दोनों ओडी है तो भी ठीक है। ओपनिंग पॉजिटिव था, क्लोजिंग नेगेटिव, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग पॉजिटिव था, क्लोजिंग भी पॉजिटिव है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल टू बिल्कुल कैश एंड बैंक अकाउंट के जैसा ही होता है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं होता, 90% से ऊपर बिल्कुल सेम होता है। डिफरेंस होगा तो फिर 1%, 2%, 10% मैक्सिमम, इतना डिफरेंस है, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए, हमने पढ़ लिया इन पे कैसे बना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, खूबियाँ, ठीक है। देखो खूबियाँ लगभग लगभग ना बिल्कुल सेम कैसी होंगी? बिल्कुल सेम टू सेम कैश एंड बैंक अकाउंट की जैसी होंगी, ठीक है। पहला, अच्छा इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा रियल अकाउंट। क्यों सर? कि रियल, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि ये बिल्कुल कैश एंड बैंक अकाउंट के जैसा होता है, और कैश अकाउंट क्या होती है? असेट होती है, ठीक है। वैसे ही जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका नेचर भी क्या होगा? असेट वाला होगा, और असेट का नेचर क्या होता है? रियल अकाउंट का, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होगा? रियल अकाउंट का, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है? असेट अकाउंट है, ठीक है। दूसरा, सर किस बेसिस पे इसको प्रिपेयर किया जाता है? इसको प्रिपेयर करने का बेसिस होता है कैश बेस, मतलब हम यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे टाइम को कंसीडर ही नहीं करते। हम क्या बोलते हैं? पैसा आ रहा है तो लिखो, पैसा जा रहा है तो लिखो,
ठीक है, पैसा आ रहा तो ऐड करो, पैसा जा रहा तो माइनस करो। और कोई ये भी नहीं पूछता कि भाई ये इस साल का, ये पिछले साल का है, ठीक है, ये 10 साल पुराना है या 10 साल आगे के 10 साल वालों के लिए है, ठीक है, ये रिवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रिपेयर करते हैं ऑन विच बेसिस, कैश बेसिस। ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं प्रोफेशनल के अंदर। इवन दो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में भी एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर कि सर बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने किस नेचर के ऊपर बनाया जाता है, रियल अकाउंट होता है या क्या होता है, उसको बेसिस क्या होता है बनाने का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा पीरियड, सर पीरियड कौन सा होता है इसके अंदर? पीरियड सारे होते हैं सर। कौन से? करंट ईयर की भी ट्रांजैक्शन होती है इसमें, प्रीसीडिंग ईयर की भी होती है, सक्सीडिंग ईयर की भी होती है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता पैसा हमें इस साल का मिला, आगे आने वाले सालों का मिला या पिछले सालों का हमें मिला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा सर इसका ओपनिंग क्लोजिंग होता है? अच्छा बताओ, कैश एंड बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग होता था? हाँ होता था। तो क्या इसका ओपनिंग क्लोजिंग होगा नहीं होगा? ऑब्वियस होगा, ठीक है। एज इट इज़ क्या नाम है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग होता है, ठीक है। अभी ओपनिंग क्लोजिंग होता है, ये जो हमने लाइन करी है इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, हम इसको बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका ओपनिंग क्लोजिंग होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा बड़ा सा यस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा कैपिटल या रिवेन्यू, या कैपिटल एंड रिवेन्यू, कैपिटल आती है या रिवेन्यू आती है? सर इट रिकॉर्ड्स ऑल। कौन सा बच्चा सर? ऑल। फ़र्क नहीं पड़ता रिसिप्ट है, ठीक है, सॉरी फ़र्क नहीं पड़ता रिसिप्ट एंड पेमेंट होनी चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता सर कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, करंट ईयर की है, प्रीसीडिंग ईयर की है, सक्सीडिंग ईयर की है, बस। हाँ लेकिन ध्यान रखना, ये मत बोल देना कि सर हमारी है तुम्हारी है, नहीं नहीं सर, जो ट्रांजेक्शन है ना, हम जिस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। और बिजनेस मतलब कौन से बिजनेस से? बिजनेस से रिलेटेड तो होनी चाहिए, लेकिन किसके बिजनेस से? हमारे बिजनेस से, हमारे, ठीक है। ये नहीं कि किसी और के बिजनेस के ट्रांजेक्शन, कैश के ट्रांजेक्शन में तो हमने उसमें जोड़ रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। चलो बाकी बात करते हैं। अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, ठीक है। सीधे सीधे नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन उससे रिलेटेड आ जाता है। लाइक देखो, हमने बात करी इसको बनाने का बेसिस क्या है? कैश बेसिस। अब ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए कैश हमारा जाता नहीं है, मैं कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके लिए हमारा कभी कैश जाता नहीं है। लाइक मैं एग्जांपल दूँ तो अगर मैं बात करूँ डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन के लिए कोई इनफ्लो होता है या कोई आउटफ्लो होता है? नहीं होता। या फिर मैं बात करूँ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, बताओ अगर आपको असेट को बेचने पे लॉस हुआ, क्या उसके लिए आपको जेब से पैसा देना पड़ा क्या? नहीं सर। अच्छा और सर लाइक प्रोविजंस, आप कोई प्रोविज़न बनाते हो, ठीक है, बताओ उसके लिए आपकी जेब से कभी पैसा जाता है? नहीं सर। अच्छा अगर आपको बैड डेब्ट्स हो गया, बैड डेब्ट मतलब समझ रहे हो, आपने पैसा लेना था नहीं मिला, ठीक है, डूब गया, क्या इसके लिए आपकी जेब से पैसा जाता है? नहीं सर। ये सारे के सारे क्या हैं? ये हो गया, ये हो गया लॉस एंड सेल ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सारे के सारे एक्सपेंस हैं। लेकिन ये कौन सा एक्सपेंस है? ये है नॉन कैश। कौन सा एक्सपेंस? नॉन कैश, मतलब इनका ना कभी जिक्र भी नहीं होगा किसके अंदर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको बनाते हैं कैश बेसिस में। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन या इवेंट्स, ठीक है, विच इंक्लूड्स फ्लो ऑफ कैश। देखो फ्लो ऑफ कैश लिखा है, कैश या बैंक। फ्लो मतलब दो तरह के फ्लो होते हैं, एक इनफ्लो होता है, एक आउटफ्लो, ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, एक आउटफ्लो होता है, एक इनफ्लो, ठीक है। सो ट्रांजेक्शन विच हैव नो फ्लो, जिनका कोई फ्लो नहीं है कैश एंड बैंक का, ठीक है, नॉट कंसीडर, ठीक है, उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट। वाइल प्रिपेयरिंग कौन सा अकाउंट? यही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय उन्हें कंसीडर नहीं करते। एक नंबर का क्वेश्चन प्रोफेशनल कोर्स में बहुत बार आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा बार आ चुका है, इवन आपके 12th के एग्जामिनेशन में भी आता है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, मैं लास्ट में आपको सीएस के एग्ज़ाम्स, सीएमए के फाउंडेशन, सीएस के फाउंडेशन में, शायद सीएस के फाउंडेशन में अभी है नहीं, और सीए के फाउंडेशन में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उनके जो स्टडी मैट के अंदर जो क्वेश्चन है, मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, लेकिन सिर्फ एमसीक्यू पोर्शन सॉल्व कराऊंगा, रियल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा पाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक दो नंबर के उसमें दिखाऊंगा कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और सॉल्व करके दिखाऊंगा प्रॉपर, हम बैठ के सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेब्ट्स हो गए, प्रोविजंस हो गए, या आउटस्टैंडिंग प्रीपेड या एडवांस, ठीक है। प्रीपेड एडवांस को तो मैं यहाँ से काट देता हूँ, लेकिन आउटस्टैंडिंग, इसके लिए आपकी जेब से पैसा नहीं गया, ठीक, पैसा गया ही नहीं है आपके, चाहे इनकम है उसका आउटस्टैंडिंग है, चाहे एक्सपेंस है उसका आउटस्टैंडिंग, पैसा गया ही नहीं ना, तो आप उसको लिखोगे? नहीं लिखो। लेकिन प्रीपेड के लिए पैसा आता है और एडवांस के लिए पैसा आता है, जाता है, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है चलो। तो ये है वो कॉन्सेप्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।